हेलो दोस्तों, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सुनने में तो सिर्फ एक आसान सा वर्ड लगता है, पर इससे जो व्यक्ति सफ़र करता है ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल और जानलेवा साबित हो सकता है। ये एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या है, कैसे कॉज होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और प्रिवेंशन क्या होता है, आज हम इन डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है ना जिसे हम अगर समय रहते ही पहचान लें और डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट हो, तो ये ट्रीटमेंट इसका आसान है, हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में हम गए, जहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में पूरी तरीके से फैल चुका है, तो वहाँ पे बचाना मुश्किल हो जाता है और हो सकता है ऐसे में पेशेंट की डेथ भी देखी जाए। तो इंसेफेलाइटिस जो एक टर्म है, हमारे ब्रेन को ना इंसेफेलस भी कहा जाता है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस लगता है, खासकर ये मेडिकल की बात कर रही हूँ, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस लगता है तो वो हमारे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से इंसेफेलस यानी हमारा ब्रेन और आइटिस इंसेफेलाइटिस यानी कि हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन। अब ब्रेन में इन्फेक्शन भी बहुत तरीके से फैलता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी फैलते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी वजह से फैलते हैं। ये हम आगे कॉजेज़ में पढ़ेंगे। तो इंसेफेलाइटिस का छोटा सा डेफिनेशन है। मैं यहाँ कोई मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करूँगी। जो नॉर्मल लेमैन लोग हैं, यानी हमारे मेडिकल से नहीं है, नॉन मेडिको है, उनको भी मेरी ये वीडियो ईजिली समझ में आए। तो इंसेफेलाइटिस क्या है? हमारे ब्रेन का इन्फेक्शन है। जब ब्रेन में इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसे हम टर्म देते हैं इंसेफेलाइटिस। हमारे ब्रेन में एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर, ये टिश्यू है, ये हमारे ब्रेन में किसी भी इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है, यानी कि ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी जानी जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये था एक सीधा सा डेफिनेशन कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है। अब समझते हैं कॉजेज़। ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिससे कि इंसेफेलाइटिस होता है। सबसे पहला जो वायरस होता है वो होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरस हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस भी एक वायरस ही है जो कि मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है, मतलब मच्छर ने काटा, मलेरिया डेंगू जैसे फैलता है वैसे ही जापानीज इंसेफेलाइटिस भी एक डिजीज़ है जो मॉस्किटो की वजह से फैलता है। एंड थर्ड है रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस, जैसा कि आमतौर पे सभी को पता होगा कि जो रेबीज़ वायरस होते हैं वो एनिमल की बाइट के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। एंड फोर्थ है मेजल्स, मम्प्स और HIV वायरस। ये वायरस भी हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो है ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस भी एक रीज़न होता है हमारे ब्रेन को इन्फेक्टेड करने के लिए। ऑटो इम्यून हमारी बॉडी में हमारी खुद की ही इम्यूनिटी, हमारे ही सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, तो वो क्या कॉज करते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे ब्रेन में पॉजिटिव एजेंट ऑटो इम्यून पाया गया है तो उसे हम ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस कहते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे खुद के लिए ही नुकसानदायक हो जाए, वो ऑटो इम्यून कहलाती है। तो एक रीज़न ये भी है इंसेफेलाइटिस का, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। होप सो आपको ये कॉजेज़ क्लियर हो चुके होंगे कि किस किस रीज़न से फैलता है। इंसेफेलाइटिस समझ लिया क्या है, कॉजेज़ जान लिए कि कैसे कैसे फैलता है। अब समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो है हाई ग्रेड फीवर, मतलब तेज बुखार आना। हेडेक, मतलब सिर दर्द होना। कन्फ्यूज़न या अनकॉन्शियस। कन्फ्यूज़न मतलब कंफ्यूज है, डिसोरिएंटेड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है, क्या बोल रहा है, किन के बीच है, वो एक कन्फ्यूज़न का एक एग्जाम्पल है। अनकॉन्शियस, या तो पूरी तरीके से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस रहेगा या सेमी कॉन्शियस, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा पता है बस। नेक्स्ट है सीजर। सीजर जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम मिर्गी आना कहते हैं, तो सीजर्स भी एक इसका सिम्टम होता है। एंड नेक्स्ट है नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस मतलब गर्दन जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो गई है, मूव नहीं हो रहा है। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, बोलने में कठिनाई आना। ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये एडल्ट के अंदर देखे जाते हैं। अगर चिल्ड्रंस में हम सिम्टम्स की बात करें तो उनमें कुछ ऐसे सिम्टम आएंगे लाइक एबनॉर्मल क्राई। जो मदर अपने बेबी को हैंडल करती है उसे पता होता है कि बच्चा किस वजह से और क्यों रो रहा है, क्या वजह हो सकता है, पर एबनॉर्मल क्राई मतलब कंटिन्यू रो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि रीज़न क्या है। तो चिल्ड्रन में ये एक सिम्टम होता है एबनॉर्मल क्राई। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट।
कुछ बच्चे हैं जिनका रूटीन फिक्स होता है, उनको इस टाइम पे भूख लगता है, वो ये डिमांड करते हैं, खाते हैं, उनकी मदर उनको फीड देती है, उनको पता होता है कि बच्चे का एपेटाइट अच्छा चल रहा है। पर लॉस ऑफ एपेटाइट, वो जो उसको कंटिन्यू बच्चे को फीड करा रहा है, बच्चे के साथ रह रहा है, मतलब उसकी जो माँ है उसको पता होता है कि बच्चा नहीं खा रहा है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब बच्चे को कम भूख लग रहा है या बच्चा कम फीड ले रहा है, ये एक सिम्टम होता है बच्चे के अंदर। एंड थर्ड है बॉडी का लूज होना, मतलब कि जहाँ बच्चा बहुत एक्टिव रहता था, खेलता था, वहाँ पे अब बहुत सुस्त या कह सकते हैं लूज बॉडी में देखा जा रहा है, ये एक सिम्टम होता है इंसेफेलाइटिस का। नेक्स्ट है सर झटकना, जिसे हम कहते हैं अपने हेड को बहुत सेक कर रहा है, बार बार वो झटक रहा है, क्योंकि बच्चे क्या है बोल नहीं पाते हैं, तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ ऐसी बॉडी एक्टिविटी शो करते हैं जिससे कि पहचाना जा सकता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। तो सर झटकना या हेड सेक करना एक सिम्टम आता है बच्चों के अंदर। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। इंसेफेलाइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है? इंसेफेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि MRI, CT स्कैन, लंबर पंक्चर, ब्लड टेस्ट एंड EEG। लंबर पंक्चर जो अपनी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है, CSF फ्लूइड होती है, उसे लंबर रीजन में पंक्चर करके CSF को निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। तो अगर हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन है तो हमारे जो ब्रेन में फ्लूइड है, फ्लूइड एस्पिरेट करके जो टेस्ट किया जाता है उससे पता चलता है कि जो CSF है वो नॉर्मल है या इन्फेक्टेड है। तो CSF की जांच यानी लंबर पंक्चर के थ्रू CSF की जांच करना, ये एक डायग्नोसिस है। ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाती है। अगर ब्रेन इन्फेक्टेड है तो एक्टिविटी में भी कुछ न कुछ कमी देखी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को इंसेफेलाइटिस है या नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अपना 5th पॉइंट है, वो है ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट होता है इंसेफेलाइटिस में? ट्रीटमेंट में डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग चलाते हैं। एंटीवायरल ड्रग इसलिए, अगर इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग दिए जाएंगे। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, अगर पेशेंट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि सीजर्स भी आ रहे हैं तो डॉक्टर क्या है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी चलाते हैं। साथ में अगर ब्रेन में स्वेलिंग आ चुकी है तो उसके लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और कुछ सपोर्टिव केयर होते हैं, जैसे कि फ्लूइड, ऑक्सीजन और फीवर के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स वगैरह, ये है सपोर्टिव केयर के अंदर आता है। अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, वो अनकॉन्शियस है, बेड रिडन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को ICU में एडमिट करके उनको केयर दिया जाता है। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट इंसेफेलाइटिस के। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को पहले ही प्रिवेंट करें तो डिजीज़ तक बात आएगी ही नहीं, डायग्नोसिस और सिम्टम्स तक चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो प्रिवेंशन इसका ऐसे रखा जा सकता है जैसे कि वैक्सीनेशन में हम रेबीज़ का वैक्सीन ले सकते हैं, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन ले सकते हैं, हम मॉस्किटो नेट और कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जो मॉस्किटो से प्रिवेंट करता है, और साथ में पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना बेसिकली हमारा जो पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, मतलब कि हमारे ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंचने के लिए जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो क्या है, हमारा ईयर है, नोज़ है, माउथ है और आइज़ है। अगर ये जो चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं, अगर इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है तो हमारे ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच ही नहीं सकता। और अगर इनका हाइजीन भी मेंटेन है, हमारा ओरल केयर अच्छा है, हमारा हमारे ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइज़ ठीक है, नोज़ ठीक है, तो हमारे ब्रेन में भी इन्फेक्शन पहुंचने का चांस बिल्कुल कम होता है। अब बहुत से लोगों का आपने सुना होगा, अगर ओटाइटिस मीडिया, हमारे एक कान का इन्फेक्शन होता है, मिडिल लेयर का इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ईयर जो है वो इन्फेक्टेड होता है। अगर ईयर में ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड कर रहा है तो वो हमारे ब्रेन तक ईजिली पहुंच सकता है। साइनोसाइटिस, बहुत से लोगों को साइनोसाइटिस होता है, जो हमारी नेजल मेम्ब्रेन होती है उसका इन्फेक्शन साइनोसाइटिस कहलाता है। अगर किसी को साइनोसाइटिस है तो वो इन्फेक्शन भी क्या है, हमारे ब्रेन तक ईजिली पहुंच सकता है, तो फिर क्या होगा, ब्रेन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसे हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा ये पोर्टल ऑफ एंट्री है, अगर इनका हम हाइजीन मेंटेन रखें, इनकी हम अच्छे से केयर करें, इनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो प्रिवेंशन में ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला था वैक्सीनेशन, दूसरा था मॉस्किटो नेट यूज़ करना, प्रिवेंट करना खुद को कि मॉस्किटो बाइट ना करे, और तीसरा था पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। होप सो कि आपको ये छोटी सी जानकारी जो कि थी इंसेफेलाइटिस के ऊपर अच्छी लगी होगी। हालांकि ये इंसेफेलाइटिस जो मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और एक मेडिकल अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कई और भी सारी वीडियोज़ के साथ मैं मिलती रहूँगी अपने इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगे उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे।
तो वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।